नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की आज की क्लास रहेगी अधिगम से रिलेटेड और अधिगम की है ये क्लास नंबर 6 दोस्तों, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं दोस्तों गेस्टाल्टवाद के अंदर नेक्स्ट सिद्धांत कोहलर का सूझ का सिद्धांत, कोहलर का अंतःदृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत रहेगा, संपूर्ण व्याख्या की जाएगी, प्रयोग करके आपको बताया जाएगा कि क्या सिद्धांत कोहलर ने दिया था दोस्तों। इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहें और जो भी साथी रीट या सेकंड ग्रेड की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान यहां पर करवाई जा रही है। इसी के साथ यही क्लासें पीडीएफ और प्रश्न उत्तर संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष जीके प्लस मनोविज्ञान यानी संपूर्ण टेस्ट पेपर है, वो आपको नोट्स मिल जाएंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर और क्लासें यूट्यूब के जरिए आपको उपलब्ध करवाई दी जाएगी दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे कोहलर का सूझ का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत। चलते हैं दोस्तों इस सिद्धांत की ओर। देखिए मित्रों, सूझ का सिद्धांत या अंतःदृष्टि का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक एक चीज को यहां पर हम समझने का है जो प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हम पढ़ते हैं कोहलर का सूझ का सिद्धांत। मित्रों प्रतिपादक था इसका मैक्स वर्दीमर, जबकि प्रयोग करता था कोहलर। मैक्स वर्दीमर के सहयोगी थे कोहलर व कोपका, कोहलर व कोपका दोस्तों। तो वर्दीमर ने तो इसका प्रतिपादन कर दिया, लेकिन जो आगे प्रयोग किया वो किया था कोहलर ने। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए मित्रों। प्रयोग किस पर किया था कोहलर ने? चिंपांजी पर किया था। चिंपांजी जो एक वनमानुष था मित्रों, इसका नाम क्या रखा गया था? सुल्तान। और यह ऐसा क्वेश्चन है जो साथी रीट और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अब बात करते हैं आगे कि कोहलर का सहयोग किसने किया? तो सहयोग किया था कोपका ने, जो जर्मनी के निवासी थे मित्रों। अब बात आ जाती है मित्रों कि यह जो प्रतिपादन है यह कब किया गया? जो मित्रों मैक्स वर्दीमर ने तो 1912 में इसको प्रतिपादित किया था, लेकिन कोहलर ने इसका प्रयोग किया था 1917 के अंदर। कब? 1917 के अंदर। और इसको प्रसिद्धि मिली थी 1920 के अंदर। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। मैक्स वर्दीमर ने इसका प्रतिपादन 1912 में कर दिया, समझे। कोहलर ने इस पर जो प्रयोग किए वो 1917 में किए और 1920 में इस सिद्धांत को क्या मिल गई? प्रसिद्धि मिल गई। अब बात कर लेते हैं यहां से कि इस सिद्धांत के अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो अंतःदृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे चलते हैं। ये चारों जो हमने यहां पे बताई ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, अब देखते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट हमने बोला था ना गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, तो यहां पर नाम आ गया गेस्टाल्टवाद। जो गेस्टाल्टवाद है ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये गेस्टाल्टवाद, जिसका अर्थ होता है पूर्ण या संपूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? पूर्णाकार यानी संपूर्ण से अंश की ओर, हर एक चीज की ओर। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए मित्रों ये। आगे देखिए, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है। जैसे हमने व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंदर थोर्नडाइक का सिद्धांत देखा था, जिसके अंदर क्या था कि सीख कैसे रहे थे हम? त्रुटि कर रहे थे, त्रुटि के द्वारा हम सीख रहे थे, त्रुटि कर रहे थे और त्रुटि के द्वारा सीख रहे थे। लेकिन जो गेस्टाल्टवादी है ये क्या कह रहे हैं? गेस्टाल्टवादियों के अनुसार जो सीखना है वो किस पर निर्भर करता है? सूझ पर, अपनी समझ पर निर्भर करता है दोस्तों। अब यहां पे नाम आ गया सूझ। तो सूझ का अभिप्राय, सूझ क्या है मित्रों? देखिए, अचानक उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार से हैं जो कि समस्या का समाधान कर दें।
अचानक उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार जो क्या कर दे, समस्या का समाधान कर दे। यहां पे समस्या है, समस्या का क्या कर दे, समाधान कर दे। इंपॉर्टेंट चीज, यही सूझ है आपकी। अगर आपके सामने समस्या है और उसका अगर आपके पास ऐसे कुछ भी सिस्टम है जिसके द्वारा अगर आप उसका समाधान, एकदम से आपके विचार आता है और उसका आप समाधान कर लेते हैं, तो यह क्या होती है, आपकी सूझ होती है मित्रों। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों को भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। सूझ के द्वारा जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो पहले हम समस्या है उसकी जो परिस्थितियां हैं उनको समझेंगे, उनका अवलोकन करेंगे, फिर हम हमारी जो समाधान करना है, जो हम समाधान करना चाहते हैं, वो हमारी जो क्रिया है उसको लागू उस पर करेंगे। दोस्तों, सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो सूझ के द्वारा सीखना, हम यहां पे अभी ये मित्रों सीखने का प्रयास है जो त्रुटियों के द्वारा नहीं कर रहे हैं या प्रयास के द्वारा नहीं कर रहे हैं। हम किसके द्वारा सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं सूझ के द्वारा। और सूझ मतलब हम जो भी कुछ करेंगे अपने दिमाग से करेंगे, अपनी बुद्धि से करेंगे मित्रों। तो संपूर्ण कार्य किस पर निर्भर रहता है, बुद्धि पर रहता। मतलब जो अधिगम हम करेंगे, जो हम प्रतिक्रिया करेंगे, उसमें सबसे अधिक प्रयोग किसका करेंगे, मस्तिष्क का, बुद्धि का प्रयोग करने वाले हैं। दोस्तों आगे देखिए मित्रों, आगे बात आती है, हमने सूझ की बात कर रहे हैं, तो ये सूझ है क्या, मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्या कहा है उसके बारे में देखते हैं। तो गुड और वुडवर्थ ने सूझ को बताया, क्या बताया, गुड के अनुसार देखिए, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक तथा स्थायी ज्ञान है। सूझ जैसे हमारे सामने समस्या आती है तो उसी समय यानी वास्तविक स्थिति, उसी समय एकदम से, आकस्मिक यानी एकदम से, तात्कालिक तुरंत, और जो उस समस्या के प्रति जो स्थायी ज्ञान हमें होता है वो ही हमारी क्या है, सूझ होती है। दोस्तों किसी समस्या के केंद्रीय भाव को देखने और समझने की शक्ति कहलाती है सूझ। कोई समस्या है, उसका जो भाव है उसको देखना, उसको समझना और उसका समाधान करना, ये क्या हमारे सूझ होती है। वुडवर्थ के अनुसार देखिए, वुडवर्थ ने, गुड ने किसकी बताई है, सूझ। यहां पे अंतर्दृष्टि यूज किया है वुडवर्थ ने। देखिए अंतर्दृष्टि का अर्थ अच्छा निरीक्षण, स्थिति को पूर्व इकाई के रूप में समझना। यानी कि यही चीज है कि अंतर्दृष्टि या सूझ एक ही चीज है मित्रों। जैसे कोई समस्या आती है तो उस समस्या का अच्छी तरह निरीक्षण करना और उसको हमारे पूर्व ज्ञान पर लागू करना और अच्छी तरह अवलोकन करके फिर उसका समाधान करना, जो हमारे मस्तिष्क में यह विचार आता है, इसी को अंतर्दृष्टि वुडवर्थ ने कहा। दोस्तों अब मित्रों यहां पर हमने सूझ देख ली और सूझ पर ही यह हमारा कोहलर का जो सिद्धांत है ये टिका हुआ है मित्रों। तो सिद्धांत के अंदर कोहलर ने जो चिंपांजी पर दो प्रयोग किए थे, सुल्तान नामक चिंपांजी पर, उन दोनों प्रयोगों को, दो प्रयोग किए थे, एक ही चिंपांजी पर किए थे, उन प्रयोगों को समझते हैं। तो देखिए मित्रों, कोहलर का प्रथम प्रयोग यानी पहला प्रयोग इस प्रकार किया मित्रों। क्या किया, यह नीचे पूरा लिखा हुआ है, तो हम पहले व्याख्या को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए मित्रों, कोहलर ने अपना प्रयोग एक बंद कमरे में किया था। मतलब एक बंद कमरा कोहलर ने लिया जिसमें चिंपांजी को भूखा रखा। मतलब कोहलर ने बंद कमरा लिया, बंद कमरे के अंदर चिंपांजी को डाल दिया और 3 बॉक्स खाली डाल दिए और छत के ऊपर केले लटका दिए मित्रों। अब देखिए चिंपांजी है भूखा, देखिए यहां से अपना प्रयोग बंद कमरे में किया और चिंपांजी को भूखा रखा ताकि उसमें क्या हो सके, उत्तेजना उत्पन्न हो सके। अब मित्रों अगर बंद कमरे में चिंपांजी को उसने डाला, सुल्तान नामक चिंपांजी को उसमें डाल दिया, लेकिन वो भूखा नहीं होगा तो उसको उत्तेजना कैसे मिलेगी, वो भूखा है तभी उसको केले दिखाई देंगे तो उसमें क्या आएगी, उत्तेजना आएगी। उसने उस कमरे की छत पर कुछ केले बांध दिए, वहां तक पहुंचना चिंपांजी के लिए क्या था, असंभव था। अब मित्रों छत पर है, चिंपांजी जहां तक उछल सकता था उससे ऊपर क्या किए हैं, कोहलर ने क्या बांध दिए हैं, केले। हां अब देखिए कैसे कैसे वो प्रयास करता है। चिंपांजी भूखा था इसलिए केले को देखकर उसमें क्या आ गई है,
उत्तेजना उसमें उत्पन्न हो गई है और उसने केला प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उसमें वह असफल रहा। क्या क्या उसने उछल कूद की कि कैसे भी प्रकार इन केलों को मैं प्राप्त कर लूं और अपनी भूख को शांत कर लूं, लेकिन वो उन केलों तक नहीं पहुंच पाया। थक कर वह एक कोने में जाकर बैठ गया। उस कमरे में 3 बॉक्स रखे गए थे, मैंने बताया था ना 3 बॉक्स उस कमरे में कोहलर ने रखे। अब मित्रों ये बॉक्स क्यों रखे, इसका निष्कर्ष देखिए। कुछ देर बाद चिंपांजी को कुछ सूझा, मतलब उसके सामने समस्या यह थी कि वो भूखा है और उसको केले प्राप्त करने, ये समस्या उसका समाधान आ रहा है, सूझ विकसित हो रही है उसके अंदर। देखिए कैसे कुछ सूझा। क्या सूझा, उसने उन बॉक्स में से एक बॉक्स को केले के नीचे रखकर उस पर चढ़कर उछला, पर केले तक नहीं पहुंच सका। मतलब कुछ समाधान उसने सूझा है। 3 बॉक्स थे, एक बॉक्स को रखा, उस पर चढ़ा, फिर उसने जंप लगाया कि कैसे ही केले के पास पहुंच जाऊं, लेकिन नहीं पहुंच पाया। आगे देखिए आगे क्या करता है, आगे चलिए मित्रों। कुछ देर बाद उसने दूसरा बॉक्स भी पहले बॉक्स के ऊपर रखा, उस पर चढ़कर फिर से केले प्राप्त करने की कोशिश की, पर इस बार भी वह क्या हो गया, असफल हो गया। मतलब दोनों बार असफल हो गया। पहला बॉक्स रखा, कूदा, असफल रहा। दूसरा बॉक्स पहले बॉक्स के ऊपर रखा, कूदा, लेकिन केलों तक नहीं पहुंच पाया। 3 बॉक्स थे, क्योंकि कोहलर ने पहले जो दूरी थी उसको नाप लिया था और उसके अनुसार ही 3 बॉक्स रखे थे। फिर देखिए, फिर उसने तीसरा बॉक्स उन दोनों बॉक्स के ऊपर रखा, चढ़ा, इस बार केले प्राप्त हो गए। मतलब सूझ का निर्माण किया। सूझ के द्वारा ही जो चिंपांजी है, जो सुल्तान है, उसने क्या किया है, तीनों बॉक्स को ऊपर रखे हैं और केले को प्राप्त किया है दोस्तों। अब देखिए, इस पर कोहलर ने निष्कर्ष निकाला कि अगर किसी भी प्राणी पर कोई समस्या आ पड़ती है तो वह अपनी सूझबूझ से उस समस्या का हल निकाल सकता है, जैसा चिंपांजी ने यहां पर किया। तो पहला प्रयोग है जो आपके सामने मैंने, देखिए इस प्रकार मित्रों, ये देखिए, ये बॉक्स साइड में है, केले ऊपर है, ये जंप लगा रहा है, लेकिन यहां पर इसको क्या नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है मित्रों। एक बॉक्स रखा और उसके ऊपर देखिए दूसरा, एक बॉक्स रख के प्रयास किया, नहीं मिली, ये दूसरा बॉक्स रख रहा है, फिर भी नहीं मिलेगी। यहां पर मित्रों एक बॉक्स और है, नीचे फोटो में कट हो गया। 3 बॉक्स रख के जब चिंपांजी उनके ऊपर चढ़ा तो केलों तक उसका हाथ पहुंच गया। मतलब सूझ का निर्माण किया, समस्या आई, सूझ के द्वारा उसने उसका समाधान निकाला। आगे देखिए, यह था पहला प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग क्या किया है, दूसरा प्रयोग में चलते हैं। तो कोहलर का दूसरा प्रयोग, कोहलर का जो दूसरा प्रयोग है, इसके अंदर कोहलर ने क्या किया है, जो चिंपांजी सुल्तान है उसको एक ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जिसका एक साइड है उससे उसको पारदर्शी आसानी से दिखाई दे रहा है, और 2 छड़ें, एक छड़, ये दूसरी छड़, ये 2 छड़ें हैं, ये 2 छड़ें रख दी उसने, और यहां पर क्या रख दिया है, केले रख दिए। अब मित्रों ये दोनों जो छड़ें हैं, ये एक छड़ यहां तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर दोनों छड़ों को, ऐसी छड़ें थी जो दोनों आपस में जुड़ती थी, इन दोनों छड़ों को जोड़ लिया जाए तो इन केलों को छड़ के द्वारा पास लाया जा सकता है। तो यह प्रयोग भी देखते हैं, यह प्रयोग कैसे किया। दूसरे प्रयोग में कोहलर ने चिंपांजी को एक पिंजरे में रखा। कोहलर ने क्या किया दूसरे प्रयोग में, जो चिंपांजी है उसको एक बॉक्स में रखा और पिंजरे के बाहर कुछ केले रख दिए, जो चिंपांजी को केले स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। आगे देखिए, चिंपांजी क्या था, भूखा तथा केले को देखकर बहुत ज्यादा उत्तेजित होने लगा। उत्तेजित होगा तभी तो वह क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा मित्रों, पर वह केले तक नहीं पहुंच सकता। उसने अपना हाथ बाहर निकाला, केलों तक पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जो सुल्तान है उसका हाथ केलों तक नहीं पहुंच पाया। पिंजरे के अंदर 2 छड़ियां थी, जो मैंने बताई ना, 2 छड़ियां थी। अब देखिए, जो जुड़कर एक छड़ी बन जाती थी, दोनों आपस में क्या करती थी, जुड़ती थी। लेकिन यह बात सुल्तान को नहीं पता थी। इस बात से सुल्तान है वो क्या था, अनभिज्ञ था मित्रों। उसने पहली बार केवल एक ही छड़ी की मदद से केले को पाने की कोशिश की, पर छड़ी केले तक पहुंच नहीं पाई। एक छड़ी के द्वारा उसने प्रयास किया कि केले मैं अपने पास लेकर आ जाऊं, लेकिन एक छड़ी केलों तक नहीं पहुंच पाई। उसने कई बार प्रयास किया, वह
फिर भी सफल न हो पाया मित्रों। एक छड़ी के द्वारा प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फिर क्या करता है मित्रों, कुछ देर के बाद उसने दोनों छड़ियों को जोड़ने का प्रयास करने लगा। मतलब सूज के द्वारा कुछ ना कुछ समाधान ढूंढ रहा है वो। देखिए, कुछ देर के बाद वह इसमें सफल हो गया और उसने केले भी क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। इस प्रकार चिंपांजी ने अपनी अंतर्दृष्टि की सहायता से अपनी समस्या का हल निकाल लिया। जो भूख उसकी समस्या थी, केले उसको प्राप्त करने थे, अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया, दोनों छड़ियों को जोड़ा और केलों को प्राप्त कर लिया। यह कोलर के दो प्रयोग थे मित्रों। अब मित्रों प्रयोग आपको समझ में आ गए। सूझ क्या होती है वो हमने पहले देख ली। अब बचता क्या है, जो अंतर्दृष्टि है, जो सूझ है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या चीजें हैं जो इसको प्रभावित करती है मित्रों। तो चलते हैं मित्रों, अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है बुद्धि, क्योंकि पूरी की पूरी सूझ है निर्भर किस पर, बुद्धि पर दोस्तों। तो बुद्धि है। अब देखिए, व्यक्ति जितना प्रभावशाली होगा उसमें उतनी ज्यादा बुद्धि पाई जाती है। अगर प्रभावशाली नहीं है बुद्धि, अगर व्यक्ति प्रभावशाली नहीं है तो उसमें बुद्धि कम होगी, तो वो सूझ का निर्माण कम कर पाएगा, अंतर्दृष्टि का निर्माण कम कर पाएगा। अगर प्रभावशाली या प्रतिभाशाली है, जिसमें बुद्धि बहुत अधिक है, तो वो सूझ का निर्माण जल्दी कर पाएगा। मतलब बुद्धि है, बुद्धि पर ही निर्भर करती है कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, ये सब चीजें बुद्धि पर ही निर्भर है। पूर्व अनुभव का प्रभाव, तो मतलब यहां तीन चीजें उठाइए मित्रों, चाहे समता हो, चाहे संपूर्ण अनुभव हो, या प्रयास व त्रुटियों का प्रभाव हो, ये सभी चीजें बुद्धि पर ही है, बुद्धि पर है। मतलब पहला चीज है, कारक है बुद्धि। यह आपका सूझ को सबसे या अंतर्दृष्टि को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कल्पना भी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रत्यक्षीकरण, पूर्व अनुभव, आपको अगर कुछ उसका अनुभव है पहले से, तो वो भी प्रभावित करता है। अगर पहले से आपने, अगर कोलन ने जो प्रयोग किया, अगर चिंपांजी को पहले पता होता, एक बार उसने उस छड़ी के द्वारा केले प्राप्त कर लिए, तो दूसरी बार अगर ऐसा होगा तुरंत वो उस प्रकार से प्राप्त कर लेगा। मतलब पूर्व अनुभव का भी प्रभाव इसमें पड़ता है। प्रयास व त्रुटियों का भी प्रभाव पड़ता है। प्रयास करते, प्रयास उसने एक छड़ी से किया लेकिन सफलता नहीं मिली, एक बॉक्स से उसने प्रयास किया नहीं लेकिन सफलता नहीं मिली। मतलब प्रयास करते हैं, त्रुटियां करते हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। समता का प्रभाव पड़ता है, और संपूर्ण जो अनुभव रहता है उसका भी, अंतर्दृष्टि है, उसको प्रभाव पड़ता है। मतलब इन 7 कारणों की, कारकों की वजह से जो अंतर्दृष्टि है वो प्रभावित होती है मित्रों। अब मित्रों जो ये सिद्धांत है, इससे 3 नियमों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से हैं नियम, उनकी ओर चलते हैं। सिद्धांत में 3 नियमों का प्रयोग, समता का नियम, निकटता का नियम और निरंतरता का नियम। रूप, आकार, रंग में समता सहायक है। रूप, आकार, रंग। अब मित्रों ये अलग अलग नियमों, अलग अलग प्रयोगों के द्वारा है। अब यहां पे आकार की बात करें, जो हम कॉलर का प्रयोग किया, आकार, अगर चिंपांजी की हाइट अधिक होती तो वो सीधा प्राप्त कर सकता था, मतलब समता का नियम लागू होता है। निकटता का नियम, निकट सहायक है सूझ के लिए, सूझ के लिए निकट सहायक, और निरंतरता का, निरंतर लगातार कार्य करने से सूझ का क्या होता है, विकास होता है। ये थे। आगे हम देखते हैं मित्रों कि अंतर्दृष्टि अधिगम की आवश्यकता है क्यों। अंतर्दृष्टि अधिगम की आवश्यकता देखते हैं मित्रों, क्यों है इसकी आवश्यकता। अंतर्दृष्टि अधिगम की आवश्यकता, संपूर्ण इकाई का बोध अधिगम के लिए आवश्यक है। आपके सामने जो समस्या है, जो इकाई है, उसका आपको पूरी की पूरी जो सामने समस्या है उसका बोध होना आपके अधिगम यानी आपके सीखने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। लक्ष्य का स्पष्ट होना आवश्यक, लक्ष्य है वो आपके सामने और स्पष्ट होना चाहिए। अस्पष्ट लक्ष्य के समय आपका सूझ काम नहीं करेगा, आपका अंतर्दृष्टि काम नहीं करेगा। अधिगमकर्ता में विभेदन व सामान्यीकरण शक्ति होना आवश्यक। आकस्मिक चिंतन आवश्यक, यानी बुद्धि जो जैसे समस्या है उसी प्रकार वो तुरंत कुछ ना कुछ समाधान दे सके, चिंतन कर सके। अंतर्दृष्टि से व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अंतर्दृष्टि करता है तो उससे व्यक्ति का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो जाता है। भूखा था, केले मिल गए तो व्यवहार में परिवर्तन हुआ ना मित्रों, उत्तेजना मिली ना उसको। तत्पर आवर्ती,
समाधान शीघ्र दोहराया जाता है। जो समाधान है वो अंतर्दृष्टि अधिगम के समय तुरंत दोहराया जाता है। यह नहीं है कि समस्या है रुककर समाधान, नहीं, तुरंत उसका समाधान अंतर्दृष्टि में होता है। वस्तु नए रूप में दिखाई देती है और सूझ का प्रयोग नई स्थिति में भी किया जा सकता है। तो ये इनके लिए अंतर्दृष्टि अधिगम की आवश्यकता होती है दोस्तों। अब मित्रों आगे हम बात करते हैं, जो हमने ये कोहलर का सिद्धांत दिया है, इसके अंदर कुछ शब्द आए थे हमारे, जो शब्द आए हैं उनके अर्थों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण शब्द है उनके बारे में। तो सिद्धांत के महत्वपूर्ण शब्द, पहला आया आकस्मिकता, अहम अनुभव। आकस्मिकता यानी तुरंत तुरंत जो अनुभव उससे प्राप्त हो, जो समस्या हमारे सामने आई है एकदम से उसका हमें अनुभव होना चाहिए और उसका समाधान करने का जो समाधान है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। समग्रता यानी संपूर्णता, संपूर्ण अंशों के योग से बड़ा, यह वर्धीमर ने कहा था। समग्रता या संपूर्णता, इसके बारे में वर्धीमर ने कहा था संपूर्ण अंश के योग से बड़ा है। प्रत्यक्षीकरण, संपूर्ण अवलोकन, जो समस्या है उसका प्रत्यक्ष यानी पूरा अवलोकन आपके बुद्धि यानी मस्तिष्क में आना चाहिए। पूर्व दृष्टि, प्रयास करने से पूर्व लक्ष्य को देख लेना। यह नहीं कि आप प्रयास तो कर रहे हो लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने की बुद्धि आपके पास नहीं है, यानी लक्ष्य आपके सामने है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है। कहने का मतलब प्रयास करने से पहले लक्ष्य है उसको अच्छी भली बाती देख लेना। गेट्स व अन्य ने क्या कहा? यह सिद्धांत स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। जिस प्रकार कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया तो सुल्तान ने खुद चीजें खोजी और केलू को प्राप्त किया था, उसी प्रकार जो ये सिद्धांत है करके सीखने पर बल देता है दोस्तों। अब बात करते हैं इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो शिक्षा में उपयोगिता, पहली देखिए, बालक में बुद्धि, कल्पना, तर्क, रचनात्मकता का विकास करने में उपयोगी है। अगर बुद्धि का विकास बालक में करेंगे तो कल्पना, तर्क, रचनात्मकता ये अपने आप, क्योंकि ये बुद्धि से जुड़े हुए हैं, इनका विकास इस सिद्धांत के द्वारा होता है जिस प्रकार सुल्तान ने किया। मित्रों यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है। समझकर पढ़िए, सीखिए, यह नहीं कि आप रटें। मतलब यह जो सिद्धांत है आपका वो रटने का क्या करता है? विरोध करता है दोस्तों। वैज्ञानिक कार्यों व अवबोध पर बल देने वाला सिद्धांत है। जो वैज्ञानिक कार्य है, जो अवबोध है उन पर, क्योंकि वैज्ञानिक कार्य, चिंपांजी ने 2 चिड़ियों को जोड़ा था, एक वैज्ञानिक कार्य है मित्रों। गैरिसन व अन्य ने क्या कहा? यह सिद्धांत समस्या समाधान व्यवहार पर बल देता है। समस्या का समाधान के लिए व्यवहार, समाधान, समस्या के समाधान के लिए व्यवहार, उस पर यह बल देता है। समस्या के समाधान को गहराई से देखने, समस्या है जो सामने उसको गहराई से देखने पर यह सिद्धांत है जो आपका बल देता है। यह सिद्धांत सामान्यीकरण या अधिगम स्थानांतरण पर बल देता है। सामान्यीकरण या अधिगम स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण, जो हम कुछ नया जो सीखा हुआ है उसका स्थान परिवर्तन कीजिए और कुछ नया सीखिए। देखिए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? कला, संगीत, साहित्य की शिक्षा में यह सिद्धांत उपयोगी है। तार्किक प्रस्तुतिकरण में भी यह सिद्धांत क्या है? उपयोगी है दोस्तों। नेक्स्ट उपयोगिता है हमारी समस्या समाधान आधारित शिक्षा, इसके अंदर मिलती है। स्वयं खोज करके इसके अंदर सीखा जाता है। कठिन विषय के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है दोस्तों। तो यह था हमारे कोहलर का अंतःदृष्टि या फिर हम बोल सकते हैं सूझ का सिद्धांत दोस्तों। यहां से जो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद है उसमें अंतर मिलेगा आपको। व्यवहारवाद के अंदर हमें सीखना है वो प्रयास पर निर्भर कर रहा था, प्रयास और त्रुटि पर, और यहां पर जो सीखना है वो किस पर निर्भर कर रहा है? सूझ पर निर्भर कर रहा है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं सभी साथी। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।